चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें भारत के शानदार भूगोल से रूबरू कराएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों से लेकर दूर दराज के द्वीपों तक। ये कहानी है उस जमीन की जो 1 अरब से ज्यादा लोगों का घर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर भारत एक सोशल मीडिया पेज होता तो उसका बायो क्या होता? शायद कुछ ऐसा: सबसे विविध देश, 1.4 अरब फॉलोअर्स और हैशटैग, जाहिर है हैशटैग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। पर ये डाइवर्सिटी, ये विविधता सिर्फ लोगों में नहीं है, ये तो भारत की जमीन में, इसके भूगोल में भी रची बसी है। तो चलिए इसी जमीनी विविधता को एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है भारत के सिर पर सजे ताज से, हिमालय से। इसे दुनिया की छत यूं ही नहीं कहते। ये सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि एक ऐसी विशाल दीवार है जो भारत को बाकी एशिया से अलग करती है, और इसने हमारे पूरे भूगोल को, हमारी पूरी पहचान को एक शक्ल दी है। पर सवाल ये है कि इतनी ऊंची, इतनी विशाल पर्वत श्रृंखला आखिर बनी कैसे? इसकी कहानी एक महाटकराव की है। जरा सोचिए, करोड़ों साल पहले आज जहां भारत है वो जमीन का एक विशाल टुकड़ा था जो धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक रहा था। और फिर बूम, ये टुकड़ा जिसे हम इंडियन प्लेट कहते हैं, यूरेशियन प्लेट से जा टकराया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जमीन किसी कागज की तरह मुड़कर ऊपर उठ गई, और इसी महाटकराव से जन्म हुआ हिमालय का। अब हिमालय का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पूरी दुनिया में 8,000 मीटर से ऊंची जितनी भी चोटियां हैं वो सब की सब यहीं हैं, मतलब और कहीं नहीं। ये सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं हैं, ये तो धरती पर कुदरत का सबसे शानदार, सबसे भव्य कारनामा है। यहाँ ना दो चोटियों की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक तरफ है माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसे हजारों लोग फतह कर चुके हैं, और दूसरी तरफ है कंचनजंगा। टेक्निकली ये दुनिया की सबसे ऊंची अनक्लाइम्ड चोटी है, मतलब इस पर आज तक किसी ने कदम नहीं रखा। क्यों? क्योंकि 1955 में जब पहली बार एक ब्रिटिश टीम वहां पहुंची तो उन्होंने सिक्किम के राजा से एक वादा किया कि वो चोटी से कुछ कदम पहले ही रुक जाएंगे ताकि शिखर की पवित्रता बनी रहे। वो वादा आज भी निभाया जा रहा है। कमाल है ना? अच्छा, तो पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, और जैसे ही हम नीचे आते हैं हमारा स्वागत करते हैं वो विशाल हरे भरे मैदान जिन्हें जन्म ही इन पहाड़ों ने दिया है। ये हैं उत्तर भारत के महान मैदान, जिन्हें सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। तो ये मैदान बने कैसे? देखिए, इसकी कहानी सीधे हिमालय से जुड़ी है। सोचिए, हिमालय के ग्लेशियर पिघलते हैं और उनसे निकलती हैं ताकतवर नदियां। ये नदियां जब पहाड़ों से नीचे आती हैं तो अपने साथ लाती हैं बारीक उपजाऊ मिट्टी, जिसे हम एल्यूवियम या जलोढ़ कहते हैं। ये एक तरह से पहाड़ों का तोहफा है, और हजारों लाखों सालों तक परत दर परत ये मिट्टी जमा होती रही और बन गया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ मैदान। और ये मैदान इतने जरूरी क्यों है? आंकड़ा सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये जमीन, अकेली ये जमीन, दुनिया की कुल आबादी के 7वें हिस्से का पेट भरती है। मतलब इस धरती पर हर 7 में से 1 इंसान का खाना इन्हीं मैदानों से आता है। अब सोचिए ये कितना बड़ा और कितना जरूरी इलाका है। तो इन मैदानों की खुशहाली का राज है पानी और उपजाऊ मिट्टी। लेकिन भारत का हर कोना इतना खुशकिस्मत नहीं है। क्या होता है उन जगहों का जहां मॉनसून के बादल पहुंचने से पहले ही बरस जाते हैं, जहां जमीन पानी के लिए तरसती है? इसका जवाब हमें मिलता है जब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। हम पहुंचते हैं भारत के महान मरुस्थल थार रेगिस्तान में। यहाँ का लैंडस्केप, यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। थार रेगिस्तान दुनिया का 18वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और इसका ज्यादातर, मतलब करीब 85% हिस्सा भारत में ही है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी यहाँ करीब करीब 2.25 करोड़ लोग रहते हैं। ये बात इसे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले रेगिस्तानों में से एक बना देती है। तो सवाल उठता है, कैसे रेगिस्तान में इतनी बड़ी आबादी कैसे रहती है? जवाब है इंसानी जुगाड़ और इंजीनियरिंग का कमाल। इंदिरा गांधी नहर को देखिए, ये एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है जो 450 किलोमीटर का सफर तय करके पंजाब की नदियों का पानी इस सूखी जमीन तक लाती है। इसी नहर ने यहाँ खेती और जिंदगी को मुमकिन बनाया है। चलिए अब भारत के दिल की ओर चलते हैं, दक्षिण की तरफ।
यहाँ जमीन एक बार फिर ऊपर उठती है और हम पहुंचते हैं एक विशाल पठार पर। ये है भारत का प्राचीन हृदय, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जियोलॉजिकल टर्म्स में भारत का सबसे पुराना और सबसे स्टेबल हिस्सा है। मतलब यहाँ की जमीन करोड़ों सालों से वैसी की वैसी है। ये इतना पुराना है कि इसकी चट्टानें उस जमाने की हैं जब भारत सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था। और इस पठार को दोनों तरफ से घेरे हुए हैं दो पर्वत श्रृंखलाएं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब यहाँ मौसम का एक बड़ा दिलचस्प खेल होता है। ये जो पश्चिमी घाट हैं, ये एक रेन शील्ड यानी बारिश की ढाल की तरह काम करते हैं। होता यह है कि मॉनसून के बादल समंदर से आते हैं, नमी से लबालब भरे हुए। वो इन ऊंचे पहाड़ों से टकराते हैं और अपनी सारी बारिश वहीं पश्चिमी तट पर ही गिरा देते हैं। जब तक ये बादल पहाड़ पार करके पठार तक पहुंचते हैं, तब तक वो लगभग खाली हो चुके होते हैं और इसी वजह से पठार का बड़ा हिस्सा सेमी एरिड यानी कम बारिश वाला रह जाता है। तो हमने पहाड़ देखे, मैदान देखे, रेगिस्तान और पठार भी देख लिए। मेनलैंड भारत का सफर तो यहाँ पूरा होता है, लेकिन भारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम चलते हैं समंदर में, जहाँ भारत के कुछ छुपे हुए रत्न मौजूद हैं, हमारी द्वीप श्रृंखलाएं। और यहाँ एक ऐसा जियोलॉजिकल सीक्रेट छुपा है जो दिमाग घुमा देगा। क्या होगा अगर ये कहा जाए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह असल में हिमालय का ही हिस्सा है? जी हाँ, समुद्र में डूबा हुआ हिमालय। हैरान हो गए ना? हिमालय, और वो भी समुद्र के बीच में। आखिर ये कैसे मुमकिन है? देखिए, कहानी में एक और टक्कर है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी, उसी दौरान वो एक और छोटी प्लेट बर्मा प्लेट से भी टकराई। इस दूसरी टक्कर से समंदर के नीचे ही एक पूरी पर्वत श्रृंखला खड़ी हो गई। और आज हमें जो अंडमान और निकोबार द्वीप दिखते हैं, वो असल में उसी डूबी हुई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटियां हैं। और इन्हीं द्वीपों के बीच एक द्वीप है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये जगह एक जिंदा रहस्य है। यहाँ रहते हैं सेंटिनली लोग, जो शायद इस धरती पर बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए आखिरी इंसान हैं। ये लोग अपनी दुनिया में रहते हैं और किसी भी बाहरी इंसान को अपने पास नहीं आने देते। ये उनका अपना फैसला है और ये सदियों से चला आ रहा है। उनकी ये प्राचीन संस्कृति आज भी जिंदा है, क्योंकि इसे समंदर ने भी बचाया है और भारत के कानून ने भी, ताकि वो बिना किसी बाहरी दखल के अपनी जिंदगी जी सकें। तो एक बार फिर सोचिए, एक ऐसा देश जहां दुनिया की सबसे ऊंची